हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो बेटा अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो नाइन्थ क्लास में बेटा आपने पढ़ा था कि मैटर इज प्रेजेंट अराउंड अस, जो कि प्योर या मिक्सचर फॉर्म में हो सकता है। तो अभी हम इस मिक्सचर फॉर्म की बात नहीं करेंगे, मेनली हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंटली डिस्कवर हो चुके हैं। इसमें से अगर हम नॉन मेटल और मेटल में इनको डिवाइड करें तो नॉन मेटल है बेटा टोटल 22, 90 आर मेटल, और उसके अलावा जो 6 हैं उनको कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या होते हैं अभी आपको बताएंगे। तो जो 22 नॉन मेटल हैं ये भी अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। इसमें से 10 बेटा सॉलिड्स हैं, 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड, 1 नॉन मेटल इज लिक्विड जो कि ब्रोमीन है। अभी फीचर पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा मैंने क्यों बताया आपका। और बाकी जो बच गए 11 वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर टू एवरीवन। चलिए, तो 118 में से कितने हो गए मेटल बताओ फटाफट। 90 क्या है मेटल्स हैं, 22 क्या है नॉन मेटल्स हैं, एंड 6 आर मेटलॉइड्स। तो मेटल की अगर हम बात करें बच्चों तो मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये एक्सेप्शन है इसका, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो क्या बनाएगा, दे फॉर्म कैटायंस। इसलिए दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो समझ में आ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। अब इनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, 2 और 3। हाइड्रोजन और हीलियम जिसमें सिर्फ 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो दोनों क्या हो गए नॉन मेटल्स। अब ऐसे मेटल्स अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, ऐसे मेटल्स जिनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, डिफेंस में अगर उनकी इंपोर्टेंस है तो उनको कह देते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल्स। क्या कहेंगे उनको, स्ट्रेटेजिक मेटल्स कहेंगे बेटा। कोई एग्जांपल बता सकते हो आप जिसकी डिफेंस में इंपोर्टेंस होती है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, मैग्नीज, ये सारे स्ट्रेटेजिक कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। पहली बात, दे आर कोरोजन रेजिस्टेंट, तो जल्दी से कोरोड नहीं करते, एंड दे आर स्ट्रोंगर देन आयरन बट लाइटर इन वेट। तो इंपोर्टेंस बढ़ गई ना। तो ये तो पहला टाइप हो गया क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में होती है, जो इनको क्लासिफाई करवाती है, उसको कहते हैं, दूसरा जो ग्रुप होगा नोबल मेटल्स। सेकेंड वन आर नोबल मेटल्स। तो ऐसे मेटल्स जो रेजिस्टेंट है ओरिजिन के लिए, जैसे कि मोस्टली बेसिस होते हैं, तो इसमें क्या आ जाएंगे, गोल्ड आ जाएगा आपका, आपका प्लेटिनम आ जाएगा, आपका रोडियम आ जाएगा, एंड थर्ड वन इज नोन एज प्रीशियस मेटल्स। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे सर गोल्ड भी तो प्रीशियस होता है। यस, कि जो लेस रिएक्टिव हो, लस्ट्रस हो, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसकी हो, वो क्या कहलाएंगे, प्रीशियस मेटल्स। ठीक है, तो ये तो बात होगी बेटा सारे के सारे मेटल्स की, जो कि कितने हैं नंबर में 90। अब नॉन मेटल्स जो कि कितने हैं 22। तो ऐसे एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रो वो क्या थे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ठीक। और हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के उनके आउटरमोस्ट शेल में 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड थर्ड वन आर नोन एज, थर्ड ग्रुप क्या हो गया, 3 टाइप के बताए थे मैंने एलिमेंट। थर्ड वन आर मेटलॉइड्स, सबसे कम होता है नंबर, ओनली 6 आर देयर। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करें वो क्या कहलाएंगे, मेटलॉइड्स। तो कौन कौन से हैं ये आप सिंपली याद रख सकते हो, ये सारे के सारे मैं नाम लिख रहा हूं आपके सामने, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटलॉइड्स। सिंबल्स मैंने लिखे हैं मेटलॉइड्स के। अब बात ये आ जाती है कि ये जो मेटल्स हैं ये नेचर में फ्री फॉर्म में भी मिल सकते हैं और ये कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। वैसे तो लेस रिएक्टिव होते हैं, तो मोस्टली ये फ्री फॉर्म में मिलते हैं, नेगेटिव फॉर्म में मिलते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया,
लेकिन देयर आर सर्टेन मेटल्स जो कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल जिनको कहते हैं, तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में, सल्फेट की फॉर्म्स में मिलते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो कि कॉपर से ऊपर है, कॉपर से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो क्या है, वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में या फिर ऑक्साइड्स की फॉर्म में, सल्फाइड्स की फॉर्म में। क्लियर टू एवरीवन? और मेटलर्जी क्या है कि उनकी ओर से मेटल को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करना, वो क्या कहलाता है, मेटलर्जी। वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। अब पहले बात करें पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में इनकी। तो देखिए जो लेफ्ट साइड में है पीरियोडिक टेबल की, लेफ्ट साइड में जो पीरियोडिक टेबल के हैं बच्चों, वो क्या कहलाते हैं, मेटल्स। और जो राइट साइड में होंगे वो क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स। ठीक। एंड ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ये सारे क्या हो गए, मेटलॉइड्स। तो लेफ्ट साइड में मेटल, राइट साइड में नॉन मेटल, और मेटलॉइड की एक स्पेसिफिक जिगजैग लाइन यहां पे प्रेजेंट है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटिन। ठीक। तो पोजीशनिंग आपको पता चल गई। अब मेटल में बच्चों दो पार्ट होते हैं, एवरी मेटल है टू पार्ट। अब आप सोचोगे मेटल के क्या दो पार्ट हो गए, मेटल एटम की बात कर रहा हूं, मेटल एटम है टू पार्ट्स। एक तो उनका जिसको हम कोर कह सकते हैं या सेंटर कह सकते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ बच्चों नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कहा जाता है कर्नल। ये कर्नल से अलग है, पॉजिटिवली चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए कर्नल वर्ड यूज़ किया गया है। तो इस स्ट्रक्चर को इस तरह से दिखाया जाता है कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और बीच में पॉजिटिवली चार्ज कर्नल प्रेजेंट है। तो इट गिव्स अ सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि चारों तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, एंड पॉजिटिवली चार्ज कर्नल इज डिप्ड इनटू इट आर इमर्स्ड इनटू इट। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के सी में पॉजिटिवली चार्ज कर्नल डिप्ड है। तो ये दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। अगर इसका हम अरेंजमेंट देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव 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 सारे चारों तरफ आपको पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? लेकिन हर पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड है इलेक्ट्रॉन से। तो एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। सो एवरी मेटल एटम हैज टू पार्ट्स। तो एटम, यहाँ पे जो मेटल एटम है उसकी बात कर रहे हैं हम, मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल सराउंडेड बाय सी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेसिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, फिजिकल स्टेट। ठीक है। यहाँ तो पे मोस्ट मेटल्स आर दोनों के बीच में मेटाबॉलिक सॉलिड एट रूम टेंपरेचर। मेटालिक बॉन्ड्स एक्सेप्शन आपको याद रखना है, जो उनको मरकरी, मरकरी इज प्रोवाइड करते अ मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेंपरेचर। ठीक। उसके अलावा कोई और एग्जांपल बता सकते हो? सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स। ये तो क्या है, लिक्विड ही है। जबकि नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ब्रोमीन किसमें मिलता है, बताओ फटाफट, अभी मैंने बताया था। ब्रोमीन इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में मिलता है। सॉलिड स्टेट में कितने नॉन मेटल्स हैं, 11। गैसियस स्टेट में अब बच गए कितने, 10। 10 क्या है, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। क्लियर? तो फिजिकल स्टेट क्लियर हो गई। चलिए बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, क्लियर? उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और उसके कंपैरिजन में नॉन मेटल्स का होता है वेरी लो। बट अगेन देयर आर एक्सेप्शंस। जो टंगस्टन है, जो बल्ब का फिलामेंट जिसका बना होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन सीशियम, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो, 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसके अलावा गैलियम, गैलियम भी एक्सेप्शन है। तो गैलियम को जैसे ही हम पाम पे रखते हैं वो गायब हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जबकि नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सल्फर का देखिए 119। लेकिन ग्रेफाइट विच इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, उसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों 3700 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको मेनली याद क्या रखना है, एक्सेप्शन याद रखने हैं।
उसके बाद हार्डनेस की बात करें, अब आप कहोगे सर हमने तो फिजिकल स्टेट की बात तो कर ली थी, यस, उसी का है कि दे आर वेरी हार्ड, तो हाई प्रेशर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। आयरन है, क्रोमियम है, लेकिन फिर से इसमें सोडियम सॉफ्ट है, जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। पोटेशियम भी सॉफ्ट होता है। उसके अपोजिट नॉन मेटल्स हैं, वो ब्रिटल होते हैं नेचर में, बट डायमंड हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे समझते हैं वो। देखिए अगर शीट बनाए, अगर उनको स्ट्रेच करके शीट बन जाती है तो वो क्या है, मेलिएबिलिटी, और अगर उनका वायर बना दें हम तो वो क्या कहलाएगा, डक्टिलिटी। बात समझ में आ गई? तो वायर बना सकते हैं और शीट बना सकते हैं। तो मेलिएबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, गोल्ड और सिल्वर की, गोल्ड एंड सिल्वर, एजी एंड एयू। और डक्टाइल सबसे ज्यादा कौन होता है, बताओ? गोल्ड ही सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, बट वो क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए नॉर्मली वायर बनाने के लिए कॉपर का यूज किया जाता है, बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो जिंक इज अ मेटल विच इज नॉन डक्टाइल। इसी तरह जिंक नॉन मैलिएबल भी होता है, नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल। नॉन मेटल्स ना तो शीट बना सकते हैं इसकी, ना हम इसके वायर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सोनोरस। सोनोरस का मतलब जब उनको हिट किया जाए तो दे प्रोड्यूस साउंड। तो आपने टेम्पल्स में स्कूल बेल्स देखी होंगी, वो मेटल्स की बनी होती है क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ उनको हिट किया जाता है। ठीक, तो दे आर सोनोरस। विंड चाइम, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जबकि नॉन मेटल डल साउंड प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट वन इज सोनोरस, ओके ऑलरेडी हो चुका है ये। नेक्स्ट वन इज थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मेटल्स आप याद रखिए, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक एक करके हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली, सो दे आर थर्मल कंडक्टर्स। तो यूटेंसिल जो है इसलिए उसी के बने होते हैं। लेकिन मर्क्यूरी एक्सेप्शन है, लेड एक्सेप्शन है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो कि जब ट्रांसमिशन की बात आती है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन की बात आती है, तो हम क्या यूज करते हैं, कॉपर को यूज करते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स और उसकी वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। तो जो हमारे एंडल्स हैं वो किसके बने होते हैं, बैकलाइट के। ठीक, उसके बाद जनरल अगर हम बात करें तो कलर हम इंक्लूड कर सकते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। कि मेटल्स का जो कलर होता है अलग अलग कलर हो सकता है, वो सिल्वर कलर के हो सकते हैं, ग्रे कलर के हो सकते हैं, गोल्डन, येलो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। और एक और फीचर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, अलॉय फॉर्मेशन। मेटल फॉर्म अलॉयज। अलॉय क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल का। जैसे ब्रास, ब्रास इज अलॉय जो कि कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। इसी तरह स्टेनलेस स्टील आपने सुना होगा, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। जबकि नॉन मेटल्स में इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स जो सॉलिड हैं, हार्ड हैं, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूसेस साउंड, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और अलॉय फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम मेटल्स कह देते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस हैं वहां पे। अब बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो बेटा बड़ा सिस्टमेटिक वे में हम इन चार तरह की रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। एज यू कैन सी हियर, तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मेटल की रिएक्शन विद वाटर, देन ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ और दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और एक एक मेटल किस तरह से रिएक्ट करता है, किस कंडीशन में रिएक्ट करता है, क्या उसकी ऑब्जर्वेशन होंगी, वो भी आप देख पाएंगे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दे डोनेट इलेक्ट्रॉन, कैटायन की फॉर्मेशन करते हैं मेटल्स। सो व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। इज इट क्लियर? ऑक्सीजन के साथ मेटल्स मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो कि बेसिक होते हैं नेचर में। व्हाई बेसिक? बिकॉज ये जो ऑक्साइड्स होंगे ना बच्चों, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स। अब इसीलिए क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बेस हो गया जो कि ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, रेड में चेंज हो जाएगा ब्लू लिटमस। तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे जो कि बेसिक होंगे नेचर। बट कुछ जो ऑक्साइड्स हैं मेटल्स के, दे आर एम्फोटेरिक आल्सो, उसकी भी बात करते हैं।
तो जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं, तो उनको हम एल्कली कह देते हैं, राइट। ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल है वो क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स की। तो मेटल्स के जो बेसिक ऑक्साइड थे वो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं, लाइक सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, या नॉन एल्कली जो वाटर में डिसोल्व नहीं होते, कॉपर ऑक्साइड्स, राइट। नाउ डिफरेंट मेटल रिएक्ट डिफरेंटली विद ऑक्सीजन। अब तीन तरह के मेटल हैं, हाईली रिएक्टिव, जिसमें आपके क्या जाते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स में, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। मॉडरेटली रिएक्टिव, जिसमें आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह आ जाते हैं। एंड लीस्ट रिएक्टिव, जहां पर आपके सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसे मेटल्स आ जाते हैं। तो कैसे अलग अलग मेटल्स रिएक्ट करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर होता है कि नीचे होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव है ना। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ने ये पहले क्यों करवाया, बेटा ये वो हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। आप यहां पे देख पाएंगे एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड की तरफ रिएक्ट करता है और एसिडिक ऑक्साइड की तरफ रिएक्ट करता है, इसलिए तो उसको क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक, जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन कर देगा। सिमिलरली रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल विद ऑक्सीजन, अब सोडियम हाईली रिएक्टिव भी होता है, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव भी होता है। सो दे कैचेस फायर, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो फायर कैच कर लेते हैं, सोडियम बना देता है, सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है। इसीलिए सोडियम को या पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम और जिंक जैसे जो मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे एक्ट नहीं करते, क्योंकि वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, तो दे रिक्वायर स्लाइट हीटिंग। तो जिंक की बात करें तो जिंक हीटिंग पे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड सॉल्ट बना देगा और बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना देगा। तो हमने दो एग्जांपल पढ़े एल्यूमिनियम का और जिंक का, जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, राइट। याद रहेगा आपको, कोई कंफ्यूजन अभी तक? तो सोडियम पोटेशियम रूम टेम्परेचर पे एक्ट कर जाते हैं, लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एक्ट नहीं करते, क्योंकि क्या होता है इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देती है, इसलिए उसको स्लाइट हीट किया जाता है। और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट मेटल जो है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, वो क्या करेंगे, प्लेटिनम है, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर। और ऑलरेडी मैंने बता दिया एल्यूमिनियम है, जिंक है, इवन टिन जिसका सिंबल होता है SN, दे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। वैसे कुछ केसेस में एल्यूमिनियम, सिल्वर और प्लेटिनम बहुत हाई टेम्परेचर पे भी एक्ट नहीं करते। तो जो एल्कली मेटल्स हैं, जो ग्रुप 1 एलिमेंट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, 2A ग्रुप है, उनके ऑक्साइड्स सोल्यूबल होते हैं और वो मेटल के हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जो आयनिक होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। क्लियर बच्चों, पहली रिएक्शन आप सबको समझ में आ गई है। चलिए अब सेकंड रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सिंपल सी रिएक्शन है, मैग्नीशियम की वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, जो एल्कलाइन है नेचर में, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। क्लियर? तो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, दोनों बना सकते हैं विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्टिविटी भी अलग अलग होगी, डिपेंड करेगा कौन सा मेटल है। तो कोल्ड वाटर के साथ वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं कौन कौन, हाईली रिएक्टिव, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक। रूम टेम्परेचर पे एक्ट नहीं करता। अब आप सोचोगे कैल्शियम यहाँ पे भी है, कैल्शियम यहाँ पे भी है, ठीक है। कैल्शियम बेटा फ्लोट करता है ओवर वाटर सरफेस, बिकॉज जो जो हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं ना, हाइड्रोजन बबल स्टिक विद सरफेस ऑफ कैल्शियम, तो इजिली फ्लोट कर जाता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, तो मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम
हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा विद इवोल्यूशन ऑफ कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह जो एल्यूमिनियम है, आयन है, जिंक है, वो ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते, ना वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते, दे रिक्वायर स्टीम, स्टीम के साथ उनकी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन देखें विद वाटर तो क्या बनेगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक। बट लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ठीक। तो ये सेकंड रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स नाउ, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। अब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे और सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक। अब कुछ मेटल जो दूसरा एसिड है नाइट्रिक एसिड, उसके साथ कुछ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, जैसे हाइड्रोजन के सॉरी जैसे HCl के साथ रिलीज करते हैं, लेकिन कुछ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते, ठीक है। जैसे कॉपर नहीं करता, वो वाटर के फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं विद नाइट्रिक एसिड। कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं HCl के साथ। तो मेटल सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज। हाईली रिएक्टिव की बात करें, पोटेशियम है, HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, KCl प्लस हाइड्रोजन। कैल्शियम है प्लस HCl, CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। आप इनको बैलेंस कर सकते हैं, राइट। लाइकवाइज कैल्शियम की रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड में सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मैग्नीशियम हो चाहे वो एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देंगे। इवन एल्कली मेटल रिएक्ट करके सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, हाईली रिएक्टिव सोडियम पोटेशियम भी इसी तरह से रिएक्ट करेंगे, कोरोस्पोंडिंग सोल्ट बनाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। दूसरा एसिड ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो मेटल सल्फेट बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और साथ में वही हाइड्रोजन गैस। लेकिन नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा अलग तरह से रिएक्ट करता है, मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। कुछ मेटल होते हैं जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, कुछ नहीं करते। नॉर्मली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद, मैं अलग से लिख देता हूं आपके लिए, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्यों, फिर ये रिएक्शन कैसे हो रही है विद HNO3, बिकॉज HNO3 है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन, जो वाटर में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, और रिड्यूस इटसेल्फ टू फॉर्म ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बन जाएगा, जैसे इसमें बन जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, N2O, कोई भी एक ऑक्साइड इसमें से बन जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम मैंगनीज ये रिएक्ट कर जाते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम जिंक रिएक्ट कर जाते हैं टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम ने नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट नहीं, नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना दिया। एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम नाइट्रेट, जिंक ने जिंक नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर दी। लेकिन एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है, क्योंकि वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर बनी होती है। कॉपर रिएक्ट नहीं करता, ना तो डाइल्यूट HCl के साथ, ना H2SO4 के साथ, राइट। अब जो दूसरे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन की जगह क्या बनाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, वाटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वही नाइट्रेट बना रहा है, कॉपर नाइट्रेट, लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड, ठीक है। तो कॉपर, सिल्वर, मरकरी इस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं, याद रह जाएगा आपको। नाउ अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखें मेटल की टुवर्ड्स वाटर, तो देखिए सबसे ज्यादा सोडियम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की टुवर्ड्स वाटर। स्पेशल ध्यान रखना आपको नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड सबके साथ रिएक्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद ऑक्साइड्स बना देता है, लेकिन दोनों तरह की रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन भी रिलीज करता है और वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस करता है। अब एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे और आ जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्वारेजिया। क्या होता है एक्वारेजिया?
रॉयल वाटर भी कहते हैं बच्चों इसको, एक्वारेजिया और रॉयल वाटर। सो इट इज ए मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and nitric acid in the ratio of 3:1। ऐसे याद रख सकते हो, NO3 में 3 होता है, यहाँ पे HCl में 1 होता है। सो इट इज अ हाईली कोरोसिव पावरफुल सोलवेंट, हाईली कोरोसिव है, पावरफुल सोलवेंट है, जो कि प्लेटिनम को, गोल्ड को डिसोल्व कर सकता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट को आप ऐसे समझ सकते हो, न्यूली बोर्न क्लोरीन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, HCl प्लस HNO3 मिला दिया हमने, बन गया एक्वारेजिया, ठीक है, एंड क्लोरीन निकलती है यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब जो ये क्लोरीन निकली, ये गोल्ड के साथ, प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करती है और क्लोराइड्स बना देती है। तो पुराने टाइम में जो गोल्ड स्मिथ होते थे, वो इससे मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सोर्स, इनको हम सिंपली कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है आपके लिए, कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में। अब आपको पता है सारे के सारे मेटल इक्वली रिएक्टिव तो होते नहीं है, तो जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की डिफर करती है, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, चाहे वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं। तो होता क्या है, जो मेटल ए है, जो और दूसरे मेटल का सोल्ट सॉल्यूशन है हमारे पास, जैसे आयन है, आयन मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो ये इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद सल्फेट के साथ सोल्ट बना देगा, आयन सल्फेट बन गया और साथ में कॉपर रिलीज हो गया, मेटल भी मिल गया हमें। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ब्राउन कोटिंग जो इस रिएक्शन में आपने देखी जो बनती है, वो ब्राउन कोटिंग किस लिए बनती है, कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन आयन नील बाय डिस्प्लेसिंग आयन। और जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाता है टेस्ट ट्यूब में, उससे प्रूव होता है कि आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, फेरस आयंस प्रेजेंट हैं और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए फेरस आयन डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर आयंस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, ठीक है। तो ये फोर्थ रिएक्शन थी। नाउ मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अब हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का याद हो, सिंपल सा, चलो हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक कन्फिग्रेशन हो गई 1, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो 287। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और कैटायन बना देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, एनायन बनाएगा, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी से हमें पता चल जाएगा कि कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये देखिए सोडियम आपको दिख रहा है, मैंने बताया अभी, जो आउटरमोस्ट शेल है, एम शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लोरीन ग्रुप 17 है, सॉरी 17 एटॉमिक नंबर है, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, Na+Cl, NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह आप दूसरे मेटल और नॉन मेटल का देख सकते हैं, जो कि हम रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्कस करेंगे, और किस तरह मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये आपको एज इट इज आपको लिख लेना है। देखिए मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन है, पोटेशियम एक्सप्लोजन करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सोडियम एक्सप्लोसिव होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कैल्शियम थोड़ा सा मॉडरेट बट एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी, हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो सारे के सारे मेटल्स की रिएक्शन मैंने आपके लिए दिखाई है, चाहे वो मैग्नीशियम है मॉडरेट, जिंक है मॉडरेट, आयन के साथ रिएक्शन कोल्ड वाटर में होगी नहीं, रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी, स्टीम के साथ स्लो रिएक्शन हो जाएगी। कॉपर, सिल्वर और लेड रिएक्शन ही नहीं करते, राइट। इसी तरह एसिड के साथ हाईली रिएक्टिव है मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो ये सारा का सारा आपको समराइज कर लेना है बच्चों। कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, रिएक्टिविटी सीरीज को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरह की रिएक्शन, 5 टाइप की रिएक्शन मैंने बताई आपको। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कि कितना इजीली कोई एलिमेंट दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, आइदर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी रिएक्टिविटी कहलाती है। कोई भी कंफ्यूजन है एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, चाहे वो कोई भी रिएक्शन है जहां से हमने स्टार्ट किया था। देखिए रिएक्शन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके और क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, ये नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। वाटर के साथ रिएक्शन हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो, एसिड के साथ रिएक्शन हो, मेटल सोल्ट के साथ, सॉरी अदर मेटल के साथ हो, या इवन मेटल की मैंने आपको नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन शो बताइए, ठीक है ना। तो कोई भी 5 रिएक्शन में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार आप पूछ लीजिए। अब बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, या इसको आप
रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, जिससे वो कंपाउंड फॉर्मेशन कर सके, वो कहलाती है उसकी रिएक्टिविटी। और मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट देना, वो कहलाएगा उसकी रिएक्टिविटी सीरीज। जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है बच्चों? ए लिस्ट है मेटल्स की जो कि अरेंज की हुई है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी या रिएक्टिविटी। तो जब डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट किए गए तो ये सीरीज डेवलप की गई। अब आप देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है हाइड्रोजन के साथ। क्यों होता है वो बताऊंगा। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं दे आर मोर रिएक्टिव, और हाइड्रोजन से नीचे जितने होंगे दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो टॉप से बॉटम की तरफ जब हम आते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम, जिंक, आयन ये मॉडरेटली रिएक्टिव कहलाते हैं, मॉडरेट। जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये हाईली रिएक्टिव हैं। और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये सारे लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं जिसे आप याद रख सकते हैं। देखिए, दो तरीके हैं, कोई सा भी आप याद रख सकते हैं। प्लीज सेंड कैट्स, मंकीज एंड ज़ेब्रास इन लार्ज हायर केज, मेक श्योर गुड। तो पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयन, लेड, और ये हाइड्रोजन जिसके साथ कंपेयर करना है। लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव में कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये आप याद रख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मार्क जुकरबर्ग इन लंदन, ही इज कॉल्ड मिस्टर सोशल गाय। ये आई थिंक बच्चों को ज्यादा इजी वे में याद हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। जुकरबर्ग को सारे लोग जानते हैं। तो लंदन में जुकरबर्ग को क्या नहीं बोलना है, जुकरबर्ग नहीं बोलना है, बल्कि मिस्टर सोशल गाय कह के बुलाना है। तो वो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने की सिंपल सी ट्रिक हो जाएगी बच्चों। ठीक, चलिए अब दोबारा से सीरीज पे आते हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, जो सबसे ऊपर वो मोस्ट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। लेकिन इसमें भी दो सब ग्रुप्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम ये हाईली रिएक्टिव, जबकि एल्यूमिनियम, जिंक, आयन, निकल, टिन और लेड ये मॉडरेटली रिएक्टिव है। एंड लास्टली कंपैरिजन हमने कर दिया किसके साथ? कंपैरिजन हम करना है हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो इससे नीचे वाले जो है सारे लेस रिएक्टिव। तो प्लेटिनम क्या हो जाएगा? लीस्ट रिएक्टिव, एंड पोटेशियम मोस्ट। दोनों एंड पे आपको ध्यान रखना है। अब हाइड्रोजन के साथ इसका कंपैरिजन क्यों किया जाता है और क्या ट्रेंड्स होते हैं अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, रोल ऑफ हाइड्रोजन बहुत क्रूशियल है बच्चों, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है। तो अब इस सीरीज में जो भी ये मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो क्या करेगा? देखिए ध्यान रखिएगा, इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड एसिड, और क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस बना देगा। जैसे हम बात करें सोडियम की, सोडियम ऊपर है हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में, और अगर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या करेगा? NaOH की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर? दूसरा कर सकते हो आप, तो KOH बन जाएगा एंड अगेन हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड एंड सो। तो पहला पॉइंट हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन क्यों किया जाता है। देन आपको पता है ये सारे के सारे, चाहे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे के सारे इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर है 11, सो 281। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन है। इजीली ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव हो चाहे मॉडरेटली रिएक्टिव हो, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तीसरा रीजन, अब अगर कोई मेटल नीचे है हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वो वाटर और एसिड की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। सो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। जब एसिड की और वाटर की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड इफ इट इज सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम है। और इनका जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी है वो भी हाइड्रोजन से कम होती है, तो इसलिए ये डिस्प्लेस नहीं करते दूसरे मेटल को। एंड लास्टली, क्योंकि डिस्प्लेस नहीं कर पाते हाइड्रोजन को इसके सोल्ट से, इसके सॉल्यूशन से, सो दे आर लेस रिएक्टिव। तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन के साथ क्यों कंपैरिजन किया जाता है। अब ट्रेंड्स की बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे तक काम आएगा आपके। ग्रुप 1 है मेटल हाईली रिएक्टिव या मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी कितनी है इनकी? सबकी वैलेंसी 1 है। और दूसरी तरफ नोबल गैसेस, ये लीस्ट रिएक्टिव क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट है। तो मेटल्स गेट्स मोर रिएक्टिव, जैसे कि हम लेफ्ट साइड में, राइट से लेफ्ट में आते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, सो लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, बट टॉप टू बॉटम
भी सेम ट्रेंड होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम, अगर हम इनकी बात करें सबके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डाउन द ग्रुप जब जाते हैं बच्चों, आपको याद होगा एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाता है। शेल ऐड, यहां पे क्या है, लिथियम में के और एल है, सोडियम में के एल एम हो गया, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड सो ऑन। तो एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप भी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू सोडियम। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा बेरिलियम से, ठीक है ना। तो ग्रुप 1 एटल मोस्ट रिएक्टिव, राइट से लेफ्ट में आएंगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये वाले दे आर टू रिएक्टिव, इसलिए लैब्स में कॉमनली ये देखने को नहीं मिलते। सोडियम की रिएक्शन दिख जाएगी आपको, पोटेशियम की रिएक्शन दिख जाएगी, लेकिन रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम ये अलाउड नहीं होते। अगर इसको कंपेयर करें हम कॉपर जिंक के साथ, तो ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। हमने अभी देखा था ना, लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी अलोंग द पीरियड। हमने उल्टा बोला था कि राइट से लेफ्ट में आएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, इसलिए रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। इसलिए देखिए सिल्वर है, गोल्ड है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, तो इनमें यहां पे डाउन द ग्रुप भी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब ग्रुप 1 to 13 के जो एलिमेंट्स हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। ये इजीली 1 2, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो +3। तो आगे हम बात करेंगे, जब आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक आयंस की भी बात करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि ग्रुप 1 to 13 एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ग्रुप 14 एलिमेंट आयन सही नहीं बनाएंगे, 15 से फिर वो नेगेटिव होता चला जाएगा, और नोबल गैस ना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बच्चों। और देखिए मैंने बताया 15 16 17 -1 -2 -3 नेगेटिव आयंस, यहां तक 1 to 13 पॉजिटिव आयंस। एंड लास्टली नोबल गैसेस ग्रुप 18, दे नाइदर लूज इलेक्ट्रॉन नॉर गेन इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में, तो इसलिए इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारे नोबल गैसेस हैं। नाउ विल डिस्कस हाउ दिस मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब ऑलरेडी आपको पता है कि सोडियम इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जिसको रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे रखा जाता है, लेकिन ये पोटेशियम से कम रिएक्टिव है, और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होने की वजह से रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे की तरफ रखा जाता है। तो कोई भी मेटल या नॉन मेटल रिएक्टिव क्यों होता है, उसका रीजन हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए कंपाउंड है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और वो एलिमेंट केमिकली कंबाइन कर जाते हैं। सबसे सिंपल चीज हम लेते हैं सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है बच्चों 11, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी 281। तो आप देख पा रहे हो कि आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड दे फॉर्म कैटायंस। लाइकवाइज अगर क्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है 17 एंड कन्फिगरेशन 287, इट इज ए नॉन मेटल। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये क्या बना देगा, कैटायंस की फॉर्मेशन, सॉरी एनायन की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये सोडियम और क्लोरीन मिलके, कैटायन और एनायन मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, राइट। तो आयन क्या है, आयन एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम कैटायन कह देंगे, या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसको हम एनायन कह देंगे, जैसा कि सोडियम और क्लोरीन के केस में हमने देखा। तो आयनिक कंपाउंड जो बनता है 2 या 2 से ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज आयन से, या 1 या 1 से ज्यादा नेगेटिवली चार्ज आयन से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो जो आयंस हैं कब बनते हैं, आयन बच्चों बनते हैं जब एटम है डिफरेंट एलिमेंट्स के वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे की तरफ। मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को, तो सोडियम कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ टू फॉर्म कॉमन सोल्ट सोडियम क्लोराइड। तो जब ये फॉर्मेशन होती है सोडियम क्लोराइड की, तो देखिए वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है किसको, क्लोरीन को।
जिसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा तो इसके आउटरमोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो ईच सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। और उसी तरह से ईच क्लोरीन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन। तो सोडियम का +1 और क्लोरीन का -1। तो जब मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नॉन मेटल गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बहुत भयंकर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो याद रखने में आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। देखिए कैट आयन, तो ये टी जो है पॉजिटिव सिंबल की तरह लग रहा है आपको, तो कैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन। और इसी तरह नेगेटिव क्या है, एन आयन, याद रह जाएगा। अब कुछ पैरामीटर्स की हम बात करते हैं। हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम जैसे। तो जनरली जो रिएक्टिविटी है, ऑलरेडी हमने डिस्कस करी है रिएक्टिविटी सीरीज में, कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाता है। यहां पे देखिए लिथियम की अगर मैं बात करूं तो लिथियम में आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में क्या हो जाएगा, के एल एम, एम शेल भी उसमें ऐड हो गया। तो एक्स्ट्रा शेल ऐड होने से साइज बढ़ गया, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, क्योंकि सोडियम का जो पोजीशन है वो पहले आता है एज कंपेयर टू पोटेशियम। एनाइंस, हैलोजन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो रिएक्टिविटी जो है एनायन की वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, इसलिए फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से। FClBrI ये दिख रहा है आपको ग्रुप 17, जिसको हम क्या कहते हैं, हैलोजन। तो हैलोजन की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है, जबकि ग्रुप 1 की इंक्रीज होती है। एनायन फॉर्मेशन की बात करो, वहां पे हमने कैटायन फॉर्मेशन की बात करी थी, टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ये है टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या हुआ, जो आयोनिक कंपाउंड है दे हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कि रूम टेम्परेचर पे वो हार्ड है, ब्रिटल है, और उनको इजीली क्रश किया जा सकता है। यहाँ पे आपको पेस्टल एंड मोर्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जो क्रिस्टल्स होते हैं आयनिक कंपाउंड के, उनका अल्टरनेट अरेंजमेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। तो जो अरेंजमेंट है उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, यहां हम कह सकते हैं कि जो कैटायंस हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट दिखाते हैं। देखिए आपको रिपीटिशन है, सेम चार्ज एक साथ प्रेजेंट नहीं है, तो बिकॉज जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। सोडियम क्लोराइड 800 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, ठीक है ना बच्चों। और जब इन आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो ये इनके जो क्रिस्टल लैटिस है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है और आयंस फ्री हो जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डिसोल्व करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन, तो वो डिसोशिएट हो जाता है अपने आयंस में और वो फ्री हो जाते हैं, और इसीलिए दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हो गए, कुछ फीचर्स हो गए। अब देखिए कैसे कैटायंस बनते हैं। देखिए हमें ये पता है नोबल गैसेस स्टेबल होती है, उनको इनर्ट गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो ट्राई करते हैं टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, जिससे उनकी नोबल गैसेस जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन, ये हमारी नोबल गैसेस हैं। अब जो मेटल का कैटायन होगा ना, उसमें सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि उसके क्लोजेस्ट नोबल गैस होगी, एटॉमिक नंबर उसका कम होगा। जैसे नियोन की बात करें, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, 2 8, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कोई जरूरत नहीं है, इनर्ट है, इसलिए नोबल गैस है। अब मैं अगर इसके पास वालों की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। तो इनको कितने कितने लूज करने हैं, इसको 1 लूज करना है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं जिससे कि इसकी नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस बनाता है। तो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज एटम ऑफ नियोन। देखिए सोडियम में 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 1,
मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन, और जो नियोन है उसमें 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए चाहे वो सोडियम है, चाहे वो एल्यूमिनियम है, चाहे वो मैग्नीशियम है, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके क्लोजेस्ट नोबल गैस क्योंकि नियोन है। समझ में आ गया बच्चों? तो 10 2 8 11 2 8 1 12 2 8 2, एल्यूमिनियम 13 2 8 3। तो दे लूज 1 2 and 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, जिसे वो स्टेबिलिटी गेन कर। तो अब मैं आपको पूछता हूं, मैं आपसे अगर मैं पूछूं तो कैसे बताओगे आप कि हमें नोबल गैसेस के बारे में पता चल गया कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होता है। नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फील्ड वैलेंस शेल, सो दे आर इनर्ट, दे आर वेरी लेस केमिकली रिएक्टिव। तो हीलियम की बात कर लें कंप्लीट, नियोन की बात कर लें कंप्लीट, आर्गन की बात कर लें कंप्लीट। लेकिन मेटल्स, सोडियम में 1 मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3, पोटेशियम में फिर से 1, कैल्शियम में फिर से 2। तो दे फॉर्म +1 +2 +3, राइट, +1 +2। और नॉन मेटल क्या करेंगे? नाइट्रोजन कितने ग्राम है? 3, तो -3 एनायन बनाएंगे। ऑक्सीजन में -2, O2 नेगेटिव होता है, O2 नेगेटिव होता है। फ्लोरीन F नेगेटिव, फॉस्फोरस में फिर से P3, सल्फर में H2, क्लोरीन Cl नेगेटिव। सो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फील्ड वैलेंस शेल, जैसा कि नोबल गैसेस में होता है। और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि नोबल गैस के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। सोडियम क्लोराइड आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के, वहां पे क्लोरीन में कम, तो 281 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। क्लोरीन में आप देख लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कंप्लीट ऑक्टेट हो गया। नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3s2 3p5, 10 नियोन के 2 and 5। तो ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? बताओ कि जो सोडियम एंड क्लोराइड आयन है, बिकॉज दे आर ऑपोजिट चार्ज आयंस, दे अट्रैक्ट ईच अदर, और उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बट इट इज एग्रीगेशन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस। इसी तरह आप दूसरे एग्जांपल्स ले सकते हो। मैग्नीशियम क्लोराइड की आप फॉर्मेशन यहां पे देख रहे होंगे। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लेकिन क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन के एटम कंबाइन करते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाता है? MgCl2। सो द कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो अभी तक आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज का आइडिया आ गया होगा कि आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और उनको आयनिक बॉन्ड कहेंगे। दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक डाउन इनटू पीसेस जब उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब वाटरमन को डिसोल्व किया जाता है तो आयंस फ्री हो जाते हैं एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर अगली बात करें कि मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, सो आयंस स्टार्ट टू मूव फ्रीली। अब देखिए कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको दिखाता हूं। ये कुछ स्लाइड में प्रॉब्लम है, आप इसको अभी इग्नोर कीजिए। जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम एंड फ्रेशियम, इनकी वैलेंसी होती है 1। तो ये सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं एंड दे फॉर्म पॉजिटिव 1 आयन। ठीक, इसी तरह आप दूसरे ग्रुप्स का देख सकते हैं। ये तो लिथियम का, कैसे लिथियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है। तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड सो ऑन। ग्रुप 1 के एलिमेंट सारे के सारे इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। ग्रुप 2 मेटल्स, उनके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम का ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। तो दे फॉर्म डायटोमिक आयंस, दो आयंस, 2 पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। अब आयन जो है वो फेरस और फेरिक दोनों फॉर्म में मिलता है। सो +2 एंड +2 +3 दोनों उसके फॉर्म्स होती है, +2 और +3 दोनों आयंस फॉर्म करते हैं। लेकिन नॉन मेटल जो है वो 2 टाइप के आयंस बनाते हैं। मोनोटॉमिक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं तो मोनोटॉमिक, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो क्या कहलाएंगे? पॉलीएटॉमिक। तो क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये सारे मोनोटॉमिक हैं, जबकि हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट ये सारे
पॉलीएटॉमिक आयन से, बिकॉज ऐसे आयन जो है एक से ज्यादा नॉन मेटल एलिमेंट के साथ बनता है, जबकि मोनोटॉमिक सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के सिंगल टाइप के नॉन मेटल एलिमेंट से फॉर्म होता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो नॉन मेटल और मेटल कंबाइन कर जाते हैं और उनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। कोई कंफ्यूजन है प्लीज आप एक बार बता दीजिए मुझे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक और सिंप्लीफाइड वे में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके बायोनीति पर आप अभी तक टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारे डिस्कशंस कर रहे हैं, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी बच्चे भी इसका एडवांटेज ले सके। तो अर्थ की क्रस्ट में जो मेटल्स हैं वो या तो फ्री स्टेट में मिलते हैं या फिर कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो सी वाटर है वहां पे भी बहुत सारे सोल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड जब अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं तो उनको कह देते हैं हम ओर्स। बट इसमें बहुत सारे अमाउंट में, बहुत हाई परसेंट अमाउंट में एक पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली वो क्या हो गए? मिनरल्स हो गए। अब इन मिनरल्स में बहुत हाई परसेंटेज में, बहुत हाई अमाउंट में एक पर्टिकुलर मेटल है और इंप्योरिटीज है, तो जिससे इकोनॉमिकली हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें वो क्या कहलाएगा? ओर। ठीक है, तो ओर मिनरल है जहां से मेटल को इकोनॉमिकली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ओर्स आर फाउंड इन नेचर। बहुत सारे ओर होते हैं, जैसे सबसे कॉमन टाइप जो है वो ऑक्साइड्स हैं, जिनको ऑक्साइड ओर कह सकते हैं। आयन का जो ऑक्साइड ओर है उसका नाम है बच्चों हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का हो जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ओर है बॉक्साइट। इसी तरह कार्बोनेट ओर्स भी नेचर में मिलते हैं, इनके सबके फॉर्मूलाज भी मैं आपको बताता हूं भी। कार्बोनेट्स में अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन, कैल्शियम का कार्बोनेटेड और है लाइमस्टोन, आप सबने सुना होगा। कैलामाइन, देन नाइट्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम में सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सल्फेट्स, हैलाइड ओर्स, सल्फेट में आपका जिप्सम आ जाएगा, हैलाइड में आपका कॉमन सोल्ट आ जाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल है ना बच्चों जो इसलिए आप याद कर सकते हैं। सल्फाइड्स में गैलेना आ जाएगा, ये सल्फेट था, ये सल्फाइड बता रहा हूं मैं आपको, सल्फाइड में गैलेना। तो अगर इनके फॉर्मूलाज की हम बात करें तो सबसे पहले हेमेटाइट Fe2O3 आयन ऑक्साइड, मैग्नेटाइट Fe2O4 दोनों आयन के ऑक्साइड्स हैं, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3। इसी तरह कैल्शियम का जो कार्बोनेटेड ओर है उसको हम कह देते हैं लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। जिप्सम का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। देन कॉमन सोल्ट का तो सबको पता है NaCl है। हॉर्न सिल्वर भी होता है, अगर हॉर्न सिल्वर की बात करें तो AgCl होता है, उसको हॉर्न सिल्वर कहते हैं। एंड देन गैलेना, लेड प्रेजेंट होती है। सो दीज आर डिफरेंट ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स जो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फाइड, हैलाइड एटसेट्रा। तो मेटलर्जी वो प्रोसेस है बच्चों जहां पे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्योर फॉर्म में। तो मेटलर्जी क्या है जिसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं? प्रोसेस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन। अब मेटल को कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल फॉर यूज। तो वो सारी प्रोसेस, वो सारे स्टेप क्या कहलाते हैं? मेटलर्जी। अब कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार आएंगे, तो एक बार मैं उनका आइडिया आपको दे देता हूं। अब तक आपको पता चल गया मिनरल क्या होता है, व्हाट इज ओर, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। मैट्रिक्स या गैंग, मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आप इसको, गैंग भी कह सकते हैं। अब जो ओर है मेटल की, इट कंटेन्स सर्टेन इंप्योरिटीज, वो सैंड की फॉर्म में हो सकती हैं, क्ले की फॉर्म में हो सकती हैं। तो इन इंप्योरिटीज को क्या कहा जाता है बच्चों? मैट्रिक्स या गैंग। अब जब मेटालर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उससे पहले इन गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करना होता है। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आता है फ्लक्स। वो सब्सटेंस जो मोल्टन ओर के साथ मिक्स किया जाता है टू रिमूव इंप्योरिटीज, सब्सटेंसेस एडेड विद ओर टू रिमूव इंप्योरिटीज फ्रॉम इट।
वो क्या कहलाएगा? फ्लक्स। अब फ्लक्स एसिडिक भी हो सकते हैं और फ्लक्स बेसिक भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के फ्लक्स नॉर्मली यूज किए जाते हैं। अगर बेसिक इंप्योरिटीज है तो एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे, एसिडिक इंप्योरिटीज है तो बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे। तो बेसिक इंप्योरिटीज हैं उनको स्लैग में कन्वर्ट करना। अब स्लैग क्या है? यू कैन से कि जब फ्लक्स को मोल्टन ओर के साथ हम मिक्स करते हैं तो ये इंप्योरिटीज के साथ मिक्स हो जाता है और वो जो सब्सटेंस बनता है उसको हम स्लैग कहते हैं, SLAG, स्लैग। तो मैट्रिक्स, फ्लक्स एंड स्लैग तो मिनरल और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जो ये मेटल्स हैं नेचर में, मैंने आपको बताया कि फ्री स्टेट में भी मिलेंगे और कंबाइंड स्टेट में। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है बच्चों रिएक्टिविटी पे उस मेटल की। जो टॉप में एक्टिविटी सीरीज में वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स। लेकिन सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम या कॉपर जैसे लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स हैं दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, या कह सकते हैं नेटिव स्टेट में वो नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं नेचर में। और जो मॉडरेटली रिएक्टिव है वो ये सारे हमने बात करी ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि ये बेसिक्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो अब जो टॉप पे है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? उनके लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, उनको कार्बन के साथ हीट करके रिड्यूस नहीं कर सकते। मॉडरेटली या मीडियम जो रिएक्टिव है उनको रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। एंड लीस्ट रिएक्टिव लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, तो उनका एक्सट्रैक्शन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होता नहीं है। ठीक है, तो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं? सबसे पहले तो वैसे ग्राइंडिंग की जाती है, क्रशिंग की जाती है, जिससे जो बिग रॉक्स हैं नेचर में उनको हम स्मॉल पार्टिकल्स में प्रेशर की हेल्प से ब्रेक डाउन कर लेते हैं। उसके बाद एनरिचमेंट, एक्सट्रैक्शन, एनरिच्ड ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करना, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल एंड देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मेटल का एक्सट्रैक्शन। ये अभी हमने बात करी कि हाईली रिएक्टिव कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव वो फ्री स्टेट में मिलेंगे। तो आर्कटिक क्रस्ट में जो मेटल्स मिलते हैं या तो फ्री स्टेट में होंगे या कंबाइंड स्टेट में होंगे। गोल्ड, सिल्वर फ्री स्टेट, कॉपर सिल्वर कंबाइंड में भी मिल जाते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज, तो हाईली रिएक्टिव को अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू रिमूव कर देंगे, मॉडरेटली रिएक्टिव को रिडक्शन कर देंगे रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन या कोक, और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो तो नेटिव स्टेट में मिलते ही है। ठीक है ना, तो और ऑक्साइड्स में कार्बोनेट फॉर्म में मिलते हैं और ये अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं आर्कटिक क्रस्ट में, क्योंकि बहुत सारे मेटल जो है ऑक्साइड फॉर्म में है, इसलिए ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है और अबंडेंस में मिलता है आर्कटिक क्रस्ट में। अब ये जो चार्ट है, फ्लो चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों के लिए। ये एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट है। रिएक्टिविटी के बेसिस पे तीन टाइप के मेटल्स हैं, लो रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव एंड मॉडरेटली रिएक्टिव। अब डिफरेंट टेक्निक यूज की जाएंगी, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे फॉर देयर एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन। तो हाईली रिएक्टिव के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया मोल्टन ओर का और प्योर मेटल मिल गया। लो रिएक्टिव वो जो सल्फाइड ओर में है उनकी रोस्टिंग कर दी। क्या होती है रोस्टिंग आपको बताऊंगा। मेटल मिल गया, उसकी रिफाइनिंग कर ली। तो सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो मॉडरेटली मीडियम रिएक्टिव है, वो या तो कार्बोनेटेड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सल्फाइड ओर में अभी आपने देखा अगर प्रेजेंट है तो उनकी रोस्टिंग की जाएगी, लेकिन कार्बोनेटेड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो कैल्सिनेशन के थ्रू उनके ऑक्साइड्स बना लिए जाते हैं। ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर दिया जाता है मेटल में एंड फ्रॉम दैट प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड। तो पहला स्टेप तो क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन कैसे की जाती है किसी भी ओर की? बहुत सारे इंप्योरिटीज, बहुत सारे गैंजेस, बहुत सारे मैट्रिक्स प्रेजेंट है मेटल के साथ नेचर में। अब एक्सट्रैक्शन से पहले उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। अब ये डिपेंड करेगा गैंग और ओर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू सेपरेट दीज इंप्योरिटीज, दीज मैट्रिक्स और गैंग पार्टिकल्स। तो एनरिचमेंट क्या हो गया, अनवांटेड मटेरियल और इंप्योरिटीज in the form of sand, rock and other material present in mineral in an ore deposit is called gangue. So removal of gangue particle from ore is known as concentration. तो हैंड पिकिंग में क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए इंप्योरिटीज अलग अलग साइज की हैं, डिफरेंट साइजेस आर देयर, तो उनको हैंड पिकिंग के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। यस और नो? तो इसका बहुत कॉमन एग्जांपल आपको बताता हूं। हैंड पिकिंग के थ्रू जो हेमेटाइट ओर होता है उसको रिमूव किया जाता है। हेमेटाइट किसका ओर है, कैसा ओर है? आयरन का ऑक्साइड ओर है। आयरन का ऑक्साइड ओर होता है हेमेटाइट। इसको हैंड पिकिंग के थ्रू, क्योंकि डिफरेंट साइज के होते हैं, तो उनको रिमूव कर लिया जाता है।
दूसरा है फ्रोथ फ्लोटेशन, बहुत कॉमनली यूज प्रोसेस है। ये सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है, मेनली फॉर सल्फाइड ओर इट इज यूज, क्योंकि जो सल्फाइड ओर होती है इट गेट्स वेट बाय ऑयल, और जो गैंग होता है, जो मैट्रिक्स होता है, इट वेट बाय वाटर। तो दोनों अलग अलग चीज से वेट हो गए। तो सल्फाइड ओर, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें सल्फाइड ओर में, तो गैलेना, लेड सल्फेट, पीबीएस, वो इसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। जिंक ब्लेंड, जेडएनएस, वो इसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। देन मैग्नेटिक सेपरेशन, नाम से ही आपको आइडिया आ गया होगा। मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए करेंगे? ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी उनके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज कर लेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल क्रोमियम Cr2O4, तो इसमें अगर नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज हैं, जैसे टिन की इंप्योरिटीज हैं, तो इनको सेपरेट कर सकते हैं। देन लीचिंग, जिसको हम केमिकल सेपरेशन भी कहते हैं, लीचिंग और केमिकल सेपरेशन, ये केमिकल रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। जैसे बेयर्स मेथड होता है, बेयर्स मेथड, इट इज यूज्ड, इट इज डन टू सेपरेट एल्यूमिनियम, जो प्योर एल्यूमिना है उसकी सेपरेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। Al2O3 ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉक्साइड भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हमने यूज कर लिए। अब क्या करेंगे? अब जो सेपरेटेड ऑक्साइड्स हैं, है ना, सॉरी, जो ओर्स हैं उनको हम मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। सो कन्वर्जन ऑफ एनरिच्ड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, उसके लिए दो मेथड यूज करेंगे। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते आप, बहुत ध्यान से देखिए। कैल्सिनेशन क्या होता है? दोनों प्रोसेस में हीटिंग होगी, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर, या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर आप कह सकते हैं। और अगर यही काम एक्सेस ऑफ एयर में किया जाए, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू एक्सेस एयर, उसको हम कह देंगे रोस्टिंग। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? कैल्सिनेशन में क्या होगा? सबसे पहले कार्बोनेट ओर को, मैंने पीछे बताया था आपको, देखिए अगर कार्बोनेटेड ओर है तो कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग होगी। तो जो कार्बोनेटेड ओर है उसको कन्वर्ट करेंगे हम किसमें? मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, सबसे पहले कार्बोनेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में। एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक का कार्बोनेट, ZnCO3, कैल्सिनेशन किया हमने, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? नाउ दिस ऑक्साइड इज हाइड्रेटेड, इसको हम हाइड्रेट कर देंगे, रिमूवल ऑफ वाटर, हाइड्रेशन ऑफ ओर या रिमूवल ऑफ वाटर। एंड उसके बाद अगर कुछ वोलेटाइल इंप्योरिटीज है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इंप्योरिटीज। So in this way we get metal oxide, जिंक ऑक्साइड हमें मिल गया। अब बात करते हैं रोस्टिंग की। ये किसके लिए यूज की जाती है? सल्फाइड ओर्स के लिए। तो इसमें सल्फाइड ओर का सबसे पहले करेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड ओर। तो जिंक सल्फेट है हमारे पास, उसका ऑक्सीडेशन किया तो जिंक ऑक्साइड मिल गया एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर मिल गया मेनली। तो इसको क्या कहते हैं? जिंक ब्लेंड। ठीक है, ये ओर है, सल्फाइड ओर है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? एक मिनट आप रुकिए, एक स्लाइड में एक्स्ट्रा यूज करता हूं उसके लिए। अब क्या करेंगे? तो जो हमारा जिंक ऑक्साइड बना या मेटल ऑक्साइड बना, उससे मॉइस्चर रिमूव करेंगे सेकंड स्टेप में, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। क्लियर? तो सबसे पहले सल्फाइड ऑक्साइड बना दिया, फिर उसे मॉइस्चर को रिमूव करवा दिया, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे? वही तीसरा स्टेप, रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इंप्योरिटीज, रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इंप्योरिटीज। सो इन दिस वे सल्फाइड और कौन सी दूसरी आप भूल जाते हो बेटा, दो तरह की इंप्योरिटीज थी, कार्बोनेटेड और सल्फाइड। इन ओर्स को हम इनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो कार्बोनेट्स के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड्स के लिए रोस्टिंग। याद रहेगा आपको? वाटर वेपर्स रिमूव करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए, यहां पे सल्फर ऑक्साइड रिमूव करने के लिए रोस्टिंग में। ये एब्सेंस ऑफ O2, ये प्रेजेंस ऑफ O2 या एक्सेस ऑफ O2। चलिए, तो 3 स्टेप हमने कर लिए। क्या क्या स्टेप कर लिए हमने? हमने बात कर ली सबसे पहले ग्राइंडिंग की, फिर हमने एनरिचमेंट कर दिया, हमने
एक्सट्रैक्ट कर दिया अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स के थ्रू, और एनरिच्ड ओर को हमने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई इफ कोई बट है तो एक बार बता दो मुझे फटाफट। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ठीक बच्चों, अब रिएक्टिविटी सीरीज का फिर से रोल आ जाएगा। जो मेटल की रिएक्टिविटी है उसके लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। अब एक मेथड या पहला मेथड जो होता है उसको कहते हैं स्मेल्टिंग। इट मींस रिडक्शन विद कार्बन, स्मेल्टिंग मींस रिडक्शन विद कार्बन, याद रहेगा आपको। तो जो कैल्सिनेटेड या रोस्टेड ओर है, रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर, उसको हम मिक्स करेंगे कोक या चारकोल के साथ, याद रहेगा आपको। कोक और चारकोल क्यों यूज किया, बिकॉज इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा बच्चों। अब लीजिए लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन को हमने मिक्स करके हीट कर दिया। ठीक है, हीटिंग भी कहां पे, अबोव मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा, तो हमें क्या मिला, लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, या लेड ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या मिल गया, सेम कंडीशंस में लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। आयन ऑक्साइड का देख लीजिए, कार्बन के साथ आयन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 3 कार्बन हो जाएंगे एंड दिस इज बैलेंस्ड। इसको हम वही कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। तो ये हो गया स्मेल्टिंग, रिडक्शन विद कार्बन। क्लियर, याद रह जाएगा आपको, रिडक्शन विद कार्बन। अब मैंने कहा था ना कि ये रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, तो एक और मेथड इसमें यूज किया जाता है जिसको थर्माइट प्रोसेस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर से बहुत जगह आपने इसका यूज देखा होगा कि जो रिड्यूस मेटल ऑक्साइड है उसको ज्यादा रिएक्टिव मेटल के पाउडर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। अब थर्माइट प्रोसेस में जो सबसे कॉमनली यूज किए जाने वाले मेटल है वो है एल्यूमिनियम, वो है मैग्नीशियम, वो है टाइटेनियम। इनको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इन दिस थर्माइट प्रोसेस। सबसे कॉमन इसमें एल्यूमिनियम है बिकॉज इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे जो रिड्यूस्ड मेटल है वो मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन हो जाता है, मोल्टन मेटल में, मोल्टन स्टेट में हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, इसमें जो कंसंट्रेटेड ओर है उसका हम लेंगे मिक्सचर, कंसंट्रेटेड ओर का हमने लिया मिक्सचर, ये यहाँ पे ऑक्साइड है ये ओर का, और उसको मिक्स किया मेटल पाउडर के साथ। अब यहाँ पे मेटल पाउडर थर्माइट की तरह काम कर रहा है, इसको एक स्टील के चैम्बर में, स्टील के क्रूसिबल में लिया जाता है और साइड पे रख देते हैं। अब इसके लिए स्पेशल कंडीशन जो होगी उसमें मैग्नीशियम पाउडर या उसके साथ साथ बेरियम पेरोक्साइड यूज किया जाता है इग्निशन मिक्सचर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने वाला है, तो इग्निशन मिक्सचर के लिए मैग्नीशियम पाउडर या बेरियम पेरोक्साइड यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी बच्चों, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो क्रोमियम ऑक्साइड आपने लिया और उसको हम अपने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाना है, तो हमें क्या मिलेगा, क्रोमियम प्लस एल्यूमिना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गोल्डस्मिथ प्रोसेस, गोल्डस्मिथ प्रोसेस इसको कहा जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा थर्माइट प्रोसेस में यूज किया जाता है, इसलिए गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन इसको कहेंगे, याद रह जाएगा। इसके अलावा भी कुछ मेटल्स यूज किए जाते हैं, जैसे आप यूज कर सकते हो आयन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आयन मिल जाएगा और एल्यूमिना मिल जाएगा, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। इसको रेलवे ट्रैक्स पे यूज किया जाता है, आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी किया जा सकता है इनका, थर्ड स्टेप में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं। हमने रिडक्शन विद कार्बन देखा, हमने थर्माइट रिएक्शन देखी, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो सकता है, तो बहुत सारे मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से हम ये देख चुके हैं कि कैसे डिफरेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनके ओर से, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी, है ना। जो अभी तक मैंने बताया उसको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, कौन कौन से स्टेप्स की हमने बात करी। हमारे पास और थी, उसकी हमने ग्राइंडिंग कर दी, हमने क्रशिंग कर दी,
उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर की, क्योंकि 3 तरह के मेटल्स होते हैं तो अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है। हाईली रिएक्टिव को इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे मोल्टन ओर के साथ तो प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, सल्फाइड ओर के फॉर्म में नॉर्मली प्रेजेंट होंगे या फ्री फॉर्म में होंगे तो रोस्टिंग कर देंगे और मेटल मिल जाएगा, उसकी रिफाइनिंग। ये वाला स्टेप अभी बचता है हमारा, ठीक है। मीडियम रिएक्टिव वाले या तो कार्बोनेटेड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या सल्फाइड ओर के फॉर्म में, तो उनका कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करके उनका मेटल ऑक्साइड बना देंगे एंड देन दे आर रिड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। चाहे उसका थर्माइट प्रोसेस करें हम, कोक के साथ रिडक्शन करें या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो, एंड फाइनली प्यूरिफिकेशन इज डन, ठीक है ना। तो प्यूरिफिकेशन के लिए अब क्या करेंगे, तो मैं एक बार सारा दोबारा से आपके लिए समराइज कर रहा हूं कि 3 तरह के मेटल जो अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, या सल्फाइड ऑक्साइड या कार्बोनेटेड ऑफ के फॉर्म में, और लीस्ट रिएक्टिव ऑलमोस्ट सल्फाइड और या फ्री स्टेट में नेगेटिव स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं इसलिए ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है और अबंडेंस में मिलते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। स्टेप्स में हमने क्या देखा, जो कि सल्फाइड और के फॉर्म में प्रेजेंट है उसकी रोस्टिंग कर देंगे, लो रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं हम, तो वो ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद उसको सेपरेट कर लिया जाता है। रोस्टेड और को हमने हीट किया, इसको हमने क्या कह दिया, रिडक्शन, जिससे क्या बन गया, जो मेटल ऑक्साइड था वो रिड्यूस हो गया मेटल में बाय रिडक्शन प्रोसेस। मरकरी का रिडक्शन एक्सट्रैक्शन, सॉरी, मरकरी का जो ऑक्साइड है उसको सल्फाइड है उसको सिनेबार कहते हैं, उसको हमने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और फिर से उसको हीट किया गया तो इसका रिडक्शन हो गया और मरकरी मेटल इज ऑब्टेन्ड। ये तो लो रिएक्टिविटी सीरीज वालों की बात होगी। इस सिनेबार को हीट करने से मरकरी ऑक्साइड बना और उसका रिडक्शन करके हमने प्योर मरकरी ऑब्टेन कर लिया। सिमिलरली कॉपर ओर के लिए किया जा सकता है, ऑक्साइड बनाया हीटिंग के थ्रू और रिडक्शन करके कॉपर ऑब्टेन हो गया। देन मिडिल वालों के इसके साथ सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है कि रोस्टिंग, अगर सल्फाइड हो रहा है तो रोस्टिंग कर देंगे और कार्बोनेटेड हो रहा है तो कैल्सिनेशन कर देंगे। एब्सेंट और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कैल्सिनेशन, एक्सेस या लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन होगी तो उसको रोस्टिंग कहते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, रोस्टिंग ऑफ जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं स्टेप्स पे, रिडक्शन किया ऑक्साइड का तो प्योर मेटल जिंक हमें मिल जाता है। तो रिडक्शन ऑक्साइड जो है मेटल के, उनको रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के थ्रू रिड्यूस करके और उनसे रिड्यूसिंग एजेंट्स को कार्बन या थर्माइट प्रोसेस के थ्रू प्योर मेटल को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वही एग्जांपल है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मैंगनीज का है, एल्यूमिना मिलेगा और मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं है मैंगनीज है। थर्माइट रिएक्शन मैं कह रहा था आपको, दोबारा से थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि जब फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ हीट किया जाता है तो हमें आयन ऑब्टेन होता है और साथ में एल्यूमिना मिलता है। ये टेक्निक यूज की जाती है जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक और जो मशीन के पार्ट्स में क्रैक आ जाते हैं उसके लिए। ये देखिए ये होता है पूरा प्रोसेस, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं तो मेटल्स मोल्टन स्टेट में मिलेंगे। तो आयन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो मोल्टन स्टेट में मिलता है, जिससे जो गैप्स हैं उनको फिल कर दिया जाता है, जिसको थर्मिट रिएक्शन या थर्माइट रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। अब ये टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज वालों का रिडक्शन कर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, क्योंकि सिर्फ उनको हीटिंग के साथ रिडक्शन करके हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन जो हाईली रिएक्टिव है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, उनको रिड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो उनका कर दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन स्टेट में। तो मटेरियल जो होगा, जो मेटल जो होगा वो कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगा और जो क्लोरीन है वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड पे आ जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं डिटेल में, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्कस इसको नहीं कर रहा हूं, है ना। वही कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, NaCl सॉल्यूशन लेंगे तो टॉप जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम जैसे मेटल, उनको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू। तो ये क्या मेथड है, ये वो मेथड है जिसके थ्रू, सॉरी, ये वो मेथड है जिनके थ्रू हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो लास्ट स्टेप था हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो जो रिड्यूस्ड मेटल था हमारा वो अभी भी इम्प्योर होता है। क्यों इम्प्योर है आप कहोगे, सर इतना ज्यादा तो हमने कुछ प्रोसेसिंग कर दिया। उसमें बच्चों, उसमें हो सकते हैं इम्प्योर क्यों होगा वो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज्ड ओर, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉट रिड्यूस्ड और उसमें प्रेजेंट हो सकती है। उसमें नॉन मेटल्स हो सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, फॉस्फोरस, सिलिकन, वो प्रेजेंट हो सकते हैं उसमें। उसमें बच्चों स्लग, फ्लक्स, रेजिड्यू फॉर्म में हो सकता है। तो इसलिए अभी भी उसकी प्यूरिफिकेशन, रिफाइनिंग करना जरूरी है। इसके लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाएंगे। जैसे इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगी। जो इम्प्योर मेटल है
जैसे यहाँ पे हमने कॉपर लिया है तो उसको एनोड बना देंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। जो प्योर मेटल है उसकी थिन स्ट्रिप लेंगे, उसको कैथोड बना देंगे जो नेगेटिवली चार्ज होगा। और एक मोल्टन मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे हमने देखा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, कैथोड पे क्या हो गया हमारा प्योर मेटल, ठीक है सोडियम। एनोड पे क्या हो गया हमारा जो कि क्या है एनोड इम्प्योर मेटल। और उसको हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसके थ्रू तो जो अपोजिट चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इम्प्योरिटीज बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसको एनोड मड भी कहा जाता है। तो इन दिस वे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज डन। तो कॉपर के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे बच्चों इसके बाद कोरोजन की, अलॉयज की। लेकिन अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट मुझे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। मेटल और नॉन मेटल में लास्ट टॉपिक कोरोजन की बात करेंगे, जिसमें हम साथ में रस्टिंग और अलॉय फॉर्मेशन को भी डिस्कस करने वाले हैं। एक लेमैन की टर्म में अगर मैं पूछूं आपसे तो व्हाट इज कोरोजन, और बहुत सारे लोग इवन आप में से भी 90% बच्चे कंफ्यूज होंगे या उनको पता नहीं होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग, राइट। तो एक लेमैन टर्म्स में क्या बात होगी कि व्हाट इज कोरोजन। तो कोई भी प्योर मेटल है हमारा, उस प्योर मेटल का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके साथ एटमॉस्फेयर के एयर, मॉइस्चर या किसी केमिकल के साथ जब वो इंटरेक्शन में आ जाता है, कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो उससे उसकी ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। तो केमिकली आप इसको कैसे लिखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर और एयर, मतलब मॉइस्चर या एयर के साथ, व्हिच कॉजेस डैमेज एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेटल फ्रॉम पोर्शन ऑफ मेटल एक्सपोज्ड। कि मान लीजिए इनिशियली ये हमारा कोई आयरन का रोड है या पीस है, ये यहां से कॉन्टेक्ट में आया तो ग्रेजुअली यहां से खराब होना शुरू करेगा, यहां से कोरोड होना शुरू होगा और धीरे धीरे ये बाकी पार्ट में भी स्प्रेड हो जाएगा। सो इनिशियली द पार्ट एक्सपोज्ड एंड देन इट स्प्रेड टू बल्क ऑफ द मेटल, है ना। आपने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं। आपने अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, अपनी दादी को देखा होगा, वो कुछ सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहनते हैं बट कुछ टाइम के बाद वो ब्लैकिश हो जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं एयर के। क्योंकि वहां पे जो सिल्वर है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और उससे क्या बन जाएगा, सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग वहां पे बन जाती है ना बच्चों। इसी तरह कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये भी क्या होगा, इट ऑल्सो रिएक्ट्स, कॉपर ऑल्सो रिएक्ट्स विद मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर और कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देता है। आयन जब एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वहां पे एक ब्राउन सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस कोरोजन और रस्टिंग का, तो आपको पता चल गया होगा। तो क्या कंडीशंस होती हैं, एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में कि कैसे रस्ट स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनमें हमने आयरन नेल्स डाल दिए हैं, लोहे की कीलें डाल दी हैं। अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर, और उसको टाइटली कोक लगा के बंद कर दिया। टेस्ट ट्यूब बी में हमने डिस्टिल वाटर डाला बॉइल्ड, जिससे कि वहां से एयर रिमूव हो जाए। ऑयल भी इसमें हमने ऐड कर दिया नियरली 1 ml और इसको भी हमने बंद कर दिया। अब ये क्या हुआ, ऑयल वाटर पे फ्लोट करेगा और एयर वाटर में डिसोल्व नहीं होगी। और तीसरे में हमने कैल्शियम क्लोराइड, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया जो कि ड्राइंग एजेंट का काम करेगा और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा टेस्ट ट्यूब सी से। थोड़े दिन के बाद क्या होगा, कौन से टेस्ट ट्यूब में आपको रस्ट देखने को मिलेगा बताओ। टेस्ट ट्यूब ए में ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे एयर का भी एक्सपोजर था और वाटर का भी एक्सपोजर था। टेस्ट ट्यूब बी में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बी जो थी बच्चों वो सिर्फ वाटर से एक्सपोज थी, तो इसलिए रस्टिंग नहीं हुई। टेस्ट ट्यूब सी में सिर्फ ड्राई एयर थी, इसलिए रस्टिंग नहीं हुई। तो इसलिए ये प्रूव हो गया कि एयर और मॉइस्चर दोनों की जरूरत होती है फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। और देखिए कलर चेंज हो गया पूरा आयरन नेल का टेस्ट ट्यूब ए में जो थी। क्लियर टू एवरीवन। तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको प्रूव करता है, राइट।
कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके ऊपर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, तो आप जो एनसीईआरटी एक्टिविटीज है उनको स्किप नहीं कर सकते बेटा। और अलग से मैं सारी की सारी एक्टिविटी आपको करवाने वाला हूं। और जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था कि सिल्वर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एक्ट करता है, कॉपर जो है एटमॉस्फेयर की एयर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और उनके ऊपर कोटिंग बन जाती है। तो दो सिल्वर कॉइन आपको दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, दिस एंड दिस, फ्रेशली मेड है, जो ब्राइट है, शाइनी है। लेकिन ये राइट साइड वाले जो आए हैं सिल्वर कॉइन्स, जो थोड़े से पुराने हैं, वो कोरोड हो गए हैं बाय एक्शन ऑफ एयर एंड, इसलिए वो कैसे हो गया, ब्लैक हो गए। ठीक है। इसी तरह कॉपर कि जो डोम है बिल्डिंग के ऊपर वो ग्रीन कलर की हो गई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर इसके ऊपर एक्ट करते हैं, जिससे बेसिक कार्बोनेट सल्फेट की कोटिंग बन जाती है। यहाँ सिल्वर सल्फाइड और यहाँ पे कॉपर सल्फेट की कोटिंग बन जाती है। याद रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कलर चेंजेस है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो जो सबसे कॉमन मेथड जो हमने अभी तक देखे, जिसकी वजह से आयरन कोरोड करता है, कि ऑक्सीजन और वाटर के साथ वो रिएक्ट कर जाता है, जैसे रेड आयरन ऑक्साइड जिसको हम कॉमनली रस्ट कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन होगी। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली जब कॉपर वेसल को हम, कोई भी कॉपर का वेसल हो, उसको हम बहुत लंबे टाइम तक बाहर छोड़ देंगे तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट की वहां पे कोटिंग होगी और क्या कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ में फॉर्मेशन होती है। तो ये जो मिक्सचर है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड कर देता है। तो सिंपल कॉपर एटमॉस्फेरिक एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देता है, तो ग्रीन कोटिंग बन जाती है। सिल्वर की जब कोटिंग होती है तो उसको टार्निशिंग कहा जाता है बच्चों। ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन मैं बार बार आपको बता रहा हूं, बार बार आपको बता रहा हूं कि सिल्वर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। ठीक है। तो इसकी वजह से भी इसका कलर चेंज हो जाता है। अब क्या मेथड है जिसकी हेल्प से हम कोरोजन को रोक सकते हैं? तो सबसे पहला मेथड, हम पेंटिंग कर सकते हैं। अगर किसी मेटल के ऊपर हम पेंट की कोटिंग कर देंगे तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा मॉइस्चर के, ऑक्सीजन के। ठीक है ना। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि पेंट जो है वॉश हो जाता है, हीट हो जाता है और उतर जाता है। फिर क्या कर सकते हैं जी, हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। जो स्पेशली आपने देखा होगा जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, जो कि या तो किसके बने हो, आयरन के बने हो, स्टील के बने हो, उनकी ग्रीसिंग की जाती है, ऑयलिंग की जाती है, जिससे वो बच सकें कोरोजन से। बट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड्स नहीं है, या हम कह सकते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, गैल्वेनाइजेशन बहुत इफेक्टिव मेथड है। गैल्वेनाइजेशन की पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सारे मेथड टेम्पररी मेथड है। तो अब हम क्या करेंगे, गैल्वेनाइजेशन करेंगे कि जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन या स्टील पे। ठीक है। क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, किससे बताओ, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सो जिंक की कोटिंग बनने से जो हमारा आयरन है वो फ्री रहेगा, अनटच्ड रहेगा। स्टील हमारा रस्टिंग से बच जाएगा। क्लियर। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप्स हैं, रिंजिंग है, पिकिंग है, फिर रिंजिंग है, फ्लक्स ड्राइंग, जिंक बाथ एंड कूलिंग। आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो जब वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से जिंक की कोटिंग बन जाती है और हमारा जो आयरन मेटल है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वही प्रोसेस है। इसमें करते क्या है, बहुत सारे मेथड में से ये आपको याद रखना है कि जो सॉल्यूशन है जिंक का, मोल्टन जिंक है, उसमें हमारे मेटल को डाल देना है। ठीक है। तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए हमारा आयरन नेल है, सॉरी आयरन रोड है। इस आयरन रोड को हमने एक सॉल्यूशन में डाल दिया। उस सॉल्यूशन में क्या है, पूरा हमारा जिंक भरा हुआ है, ये आयरन है हमारा। तो बाथिंग के बाद क्या हो जाएगा, हमारे आयरन रोड के ऊपर
इस तरह से जिंक की कोटिंग हो जाएगी। तो जिंक दिखाई दे रहा है सिर्फ आपको, हमारा आयन मेटल तो दिख ही नहीं रहा। ये ब्लू कलर आपको आयन है और ये जिंक हो गया, तो जिंक की कोटिंग बन गई तो आयन प्रोटेक्टेड है ना। तो जो गैल्वेनाइज आर्टिकल है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन आप सोचोगे कि सर इसकी अगर कोटिंग ब्रेक हो गई तो नहीं, अगर कोटिंग ब्रेक भी होगी तो भी हमारा जो आयन या स्टील का जो आर्टिकल है वो बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो है ना ऑक्सीडाइज हो जाएगा फास्टली इजीली एज कंपेयर टू आयन। तो जब वो लेयर टूटेगी तो जिंक कंटिन्यू कोरोड करता रहेगा, लेकिन आयन तक वो एटमॉस्फेरिक कॉन्टेक्ट नहीं आएगा ऑक्सीजन या मॉइस्चर का, तो वो ना तो कोरोड होगा ना रस्ट होगा। क्लियर? अब एक और मेथड होता है अलोइंग। अलोय इज ए होमोजेनस मिक्सचर। किसका होमोजेनस मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। ठीक है बच्चों, तो मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो अलोइंग इज वेरी गुड मेथड टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके नई प्रॉपर्टीज दी जाती है। तो ऐसा होमोजेनस मिक्सचर जहां पे एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ मिक्स किया जाए उसको हम कह देते हैं अलोय। तो जो प्राइमरी मेटल है उसको मेल्ट कर देंगे इस तरह से, देखिए अलोइंग में, और दूसरा एलिमेंट जो जिसकी डेफिनेट कुछ प्रोपोर्शन है वो इसमें ऐड कर दी जाएगी, उन दोनों को ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, तो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? अलोय। तो जहां पे डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन करना हो उस केस में हम अलोइंग यूज करते हैं। हमें पता है आयरन सबसे ज्यादा यूज मेटल है, लेकिन इसको कभी भी प्योर फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि आयरन बहुत सॉफ्ट होता है, प्योर आयरन की बात है, और उसको इजिली स्ट्रेच कर सकते हैं गर्म करके, आपने देखा भी होगा। लेकिन इसमें अगर 0.05% भी कार्बन ऐड कर दें तो ये हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आयरन को जब हम निकल के साथ मिक्स करते हैं, क्रोमियम के साथ मिक्स करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? स्टेनलेस स्टील, जो कि हार्ड है, रस्ट नहीं करेगा। तो आयरन को जब किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, नॉन मेटल के साथ ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, है ना। तो अलोय होमोजेनस मिक्सचर बन गया। तो इसको मेल्ट करके, इसको कूल करके और उसको नया सब्सटेंस ऑब्टेन किया जा सकता है। इज इट क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। अमलगम एक बहुत कॉमन वर्ड है। तो मरकरी मेटल में कोई दूसरा नॉन मेटल मिला के और जब अलोय बनाई जाए तो उसको क्या कहेंगे? हम अमलगम कहेंगे। ठीक है, अलग अलग तरह का होता है। आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हो, सुना होगा आपने, मसाला भरते हैं दांत में, वो अमलगम है। ठीक है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि मरकरी जो है आयन, प्लेटिनम, टंगस्टन, टेंटलम के साथ अमलगम नहीं बनाता। आप में से कितनों को रीजन पता है? एक बार बता देना मुझे। ठीक है, अदरवाइज सोडियम अमलगम, टिन अमलगम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, गोल्ड एंड सो। इसी तरह देखिए कि जब ये एनसीईआरटी का बॉक्स आपको दिख रहा है, पहले इसको मैं अमलगम को खत्म कर देता हूं कि जो मेटल मरकरी है तो अलोय को हम क्या कह देंगे? अमलगम। तो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट है अलोय का, वो कम हो जाता है प्योर मेटल से, क्योंकि हमने इंप्योरिटीज ऐड कर दी एक तरह से उसमें। ये एग्जांपल आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं ये बता रहा था आपको ये एग्जांपल्स कि ये वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आयन को निकल और क्रोमियम के साथ मिला देंगे तो स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा। प्योर गोल्ड, ये वाला जो एनसीईआरटी का मैं आपको पैराग्राफ बता रहा था, दिस वन, ये इंपॉर्टेंट कि प्योर 24 कैरेट गोल्ड को यूज नहीं किया जाता ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। 22 कैरेट का मतलब क्या है? कि 22 पार्ट जो है प्योर गोल्ड के हैं और उसमें 2 पार्ट कॉपर या सिल्वर मिलाया हुआ है। क्यों किया गया ऐसा? ये जो प्योर गोल्ड होता है ना बच्चा, जिसको हम 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो उससे ज्वेलरी नहीं बना सकते, तो इसलिए उसमें 2 पार्ट या तो हम सिल्वर ऐड कर देंगे या 2 पार्ट कॉपर ऐड कर देंगे, जिससे वो हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह ब्रास क्या है? कॉपर और जिंक का अलोय है। ब्रॉन्ज, अभी आप ओलंपिक्स चल रहे हैं, आपने देखा वो मेडल्स मिल रहे हैं एथलीट्स को, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के। तो ब्रॉन्ज अगेन एक क्या है? अलोय है। कॉपर और जिंक का एसन इज टिन। इस तरह सोल्डर, लेड और टिन का अलोय बन जाता है, जिसको वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं।
और ये एक क्लासिकल एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी, कुतुब मीनार, आयरन पिलर जो है कुतुब मीनार के पास। आप अगर आप दिल्ली गए हो तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, जो 8 मीटर लंबा है, ऊंचा है मतलब, और लगभग 6 टन का है, लेकिन आज तक रस्ट नहीं हुआ है। 1600 साल हो गए हैं, आज तक रस्ट नहीं हुआ है। क्या रीजन है इसका, है ना? ये बिकॉज अलॉय से बना हुआ है। अगेन इट इज फाउंड ऑफ अलॉय। क्लियर? तो ब्रास कॉपर और जिंक का अलॉय है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का अलॉय है। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बनते हैं, प्लम्बिंग के इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, लॉक्स जो बनते हैं ब्रास के होते हैं। इसी तरह बेल्स, मेडल, स्प्रिंग्स हैं, वो ब्रॉन्ज की बनी होती है। तो ब्रॉन्ज में अगर कंपोजिशन वाइज जाए हम तो कॉपर और टिन का अमाउंट बहुत वेरी करता है। 18 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, ये अलग अलग टाइप के गोल्ड होते हैं जिनमें मिक्स किया जाता है कॉपर या सिल्वर। कास्ट आयरन और स्टर्लिंग सिल्वर बहुत फेमस है आजकल ज्वेलरी आर्टिकल्स में, क्योंकि जो प्योर ऑर्नामेंट्स हैं सिल्वर या गोल्ड के वो तो बहुत महंगे हैं, तो उसकी जो कॉस्टिंग है थोड़ी सी कम हो जाती है इससे। कास्ट आयरन में कार्बन ऐड कर देंगे आयरन में तो उसको हम कास्ट आयरन कहेंगे। बहुत सारे यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं इसके भी। तो ये एक टेबल है जिसको आप समराइज कर सकते हैं। स्टील, स्टेनलेस स्टील, दोनों में फर्क है। देखिए यहाँ पे आयरन सॉरी कार्बन और ऐड कर देंगे तो स्टेनलेस स्टील सॉरी क्रोमियम, और अगर सिर्फ आयरन और कार्बन है तो स्टील होगा। ब्रास कॉपर और जिंक, कॉपर और टिन ब्रॉन्ज, लेड और टिन सोल्डर, कुछ भी कह सकते हैं। ये इनके यूजेस है। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में हमने कोरोजन और रस्टिंग अलॉयज को डिस्कस किया। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, तो प्लीज एक बार यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और नीडी वन के साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट एवरीवन कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट।